देहरादून के ननूर खेड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स मुख्यालय के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम ने होमगार्ड जवानों को दी बड़ी सौगात। 9000 से ज्यादा ऊंची फीट की ऊंचाई पर सेवा देने वाले होमगार्ड सैनिकों को मिलेगी 200 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा। उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने को मंजूरी मिली। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उत्तराखंड में अब सबको मिलेगी छत। 15 आवासीय परियोजनाओं पर काम जल्द होगी शुरुआत। मार्च 2025 तक प्रदेश में 16,000 घर बनकर होंगे तैयार। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई पार्टियों की तैयारी। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। इस दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम ने पर्यटकों को 10% छूट देने का फैसला किया है। लाल कुआं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर जांच शिविर का आयोजन। 250 से ज्यादा मरीजों की हुई निःशुल्क जांच। उत्तराखंड में पहली बार होगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन। 12 से 15 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। 54 देश से आएंगे 7,000 से ज्यादा डेलीगेट्स। विकासनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ग्रीन हर्बल फूड फैक्ट्री पर की छापेमारी और नार्कोटिक्स दवाइयां बनाने का किया पर्दाफाश। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर तेज हुई तैयारियां। प्रदेश में 28 जनवरी से होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का जल्द खत्म होगा इंतजार। मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की जताई संभावना। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर देहरादून के ननूर खेड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड मुख्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड जवानों को बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड में अब पुलिस कार्मिक SDRF की तर्ज पर 9000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर सेवा देने वाले होमगार्ड सैनिकों को 200 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। तीनों ही टोलियां हमारी महिला जवानों की है। निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हमारा होमगार्ड संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के रूप में बहुत ही सक्रियता से काम करता है। मैंने स्वयं देखा है कि होमगार्ड के जवान न कभी धूप की चिंता करते हैं, न बरसात से उनके हौसले पस्त होते हैं। वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्परता से काम करते हैं। हमारे होमगार्ड जवान न सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने या यातायात नियंत्रित करने में अपनी सेवाएं देते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, कुंभ मेला हो, रावण यात्रा हो या अनेक अवसरों पर हमारे महानुभावों की जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में और धार्मिक आयोजन हो या अभी उद्घोषक यहां से कह रही थी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो
G20 हो और जहां भी व्यवस्था बनाने की बात होती है, उन सभी व्यवस्थाओं में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न चुनावों को आयोजित करवाने में भी होमगार्ड्स के जवान नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। साथियों, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से संवेदनशील प्रदेश है, जिस कारण हमें समय समय पर और हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। ये चुनौती हमारे समक्ष हर वर्ष खड़ी होती है। मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़ी है, आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं और आप लोगों का एक ही मंत्र है, जहां कम वहां हम। देश की सेवा एवं देशवासियों की रक्षा करने में जहां भी कोई कमी रह जाती है, वहां आप लोग तत्काल मोर्चा संभालते हैं, तत्काल उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रेमनगर देहरादून में एक अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे होमगार्ड्स को शस्त्र प्रशिक्षण में लाभ पहुंचाएगी। हमने होमगार्ड्स के लिए सेना की जवानों की तर्ज पर सीएसटी कैंटीन की सुविधा भी प्रारंभ की है। होमगार्ड जवानों को पहली बार 12 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने ही लिया है। प्रदेश के 9 स्थानों पर कंपनी कार्यालय, ट्रांजिट कैंप और इमरजेंसी सर्च एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। 13 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति से इन केंद्रों का निर्माण हो रहा है। ये केंद्र उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे। साथियों, आपका समर्पण, मेहनत और निष्ठा हमारे राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प के लिए आवश्यक तत्व है। इसलिए आज के अवसर पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित रहेगी और इसी संकल्प के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सभी जवानों के लिए ये घोषणाएं करता हूं कि पुलिस कार्मिकों एवं एनडीआरएफ की भांति एसडीआरएफ की भांति 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपये प्रतिदिन प्रति जवान अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की जाएगी। एसडीआरएफ जवानों के साथ ही प्रशिक्षित होमगार्ड्स को तैनाती होने पर 100 रुपये प्रति जवान प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी अनुमन्य की जाएगी। होमगार्ड्स विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भत्ता को प्रतिवर्ष किया जाएगा। 60 वर्ष की अधिवस्था आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक होमगार्ड्स को होमगार्ड्स कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी घोषणाएं निश्चित रूप से हमारे होमगार्ड्स भाई बहनों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी तथा प्रदेश और देश सेवा के प्रति आपके समर्पण को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः होमगार्ड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है और इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि यह फैसला न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में शिक्षा में नए आयाम को स्थापित करेगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि ये खुशी की बात है कि 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 4 केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड को मिले हैं। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। देश में जिस तरीके से 85 केंद्रीय विद्यालय देने का कैबिनेट ने फैसला किया केंद्रीय, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भी 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे यहाँ एक बार फिर 4 विद्यालय मिलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी वही स्थान हम दोबारा प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हमें जो मिल रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें, उत्तराखंड आवास विकास परिषद ने प्रदेश के निर्बल वर्ग के लोगों को, आपको ये बता दें कि छत मुहैया कराए जाने को लेकर 15 आवासीय परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। जी हां, हालांकि संभावना जताई जा रही है कि मार्च 2025 तक प्रदेश में 16,000 घर बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल उत्तराखंड आवास विकास परिषद राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उत्तराखंड आवास विकास परिषद 15 परियोजनाओं निजी निवेशकों के साथ तैयार कर रहा है, जिसके लिए उसके जरिए कुल 12,856 आवास बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 संबंधित विकास प्राधिकरणों की ओर से कुल 3,104 आवास तैयार किए जा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया है कि अभी तक निजी भागीदारी के साथ 1,760 घर बनकर लाभार्थियों को सौंप दिया गया है, जबकि 14,635 आवासों का आवंटन भी किया जा चुका है। और ऐसे में चल रहे परियोजनाओं को मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अनुसार परियोजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के साथ किया गया है। तय समय में सभी को फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने PM आवास योजना लागू की है और इसके तहत आवासहीन परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में आवास विकास परिषद प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, जब 4 धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो जो संबंधित जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उसके जो देवतागण होते हैं वो प्रवास स्थल पर विराजित होते हैं। और ऐसे जो 4 स्थल 4 धाम के हैं वो शीतकाल को लेकर के वहाँ पर जो श्रद्धालु आएँ शीतकाल में, क्योंकि मुख्य धाम के कपाट बंद हैं, तो जो प्रवास के धाम हैं वहाँ के कपाट खुले हुए हैं। वहाँ पर ये माना जाता है कि इन धामों में ही विराजमान हैं देवतागण। तो दर्शनार्थ जो श्रद्धालु आएँ वहाँ दर्शन करें। तो शीतकालीन यात्रा की तैयारियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले निर्देश भी दिए थे और 10 तारीख को उसकी बैठक भी है। 8 तारीख को रुद्रप्रयाग प्रवास है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो उस प्रवास के दौरान एक तो जो ऊखी मठ है जहाँ पर माना जाता है कि श्री बाबा केदार वहाँ विराजमान हैं, उनका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। साथ ही साथ जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी, क्योंकि रात्रिकालीन प्रवास के साथ साथ जिले का भ्रमण और जो विकास कार्य उनकी समीक्षा के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी है। तो उस दिन 8 तारीख को ऊखी मठ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दर्शन किया जाएगा। और शीतकाल की जहाँ तक बात है, शीतकाल की यात्रा उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, उसको सुनियोजित करने के लिए और लोग यहाँ पर आएँ उसके लिए सूचना विभाग के माध्यम से बेहद हमने कार्य योजना भी बनाई है उसका प्रचार प्रसार की, ताकि सभी लोग उनके बारे में जान सकें और यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकें।
सर, आज जो अन्य राज्यों के खासकर यात्री हैं उनको प्रोत्साहित करने को लेकर के भी उनको वहाँ से आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा भी इस शीतकालीन यात्रा के दौरान जो उनकी सामान्य रूटीन की जो बुकिंग होती है उसके जो रेट्स हैं उन्होंने 10% उसमें छूट दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आमंत्रित भी किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया, बृहद स्तर पर हम लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी इसका करेंगे ताकि लोग जान सकें हमारे चार धामों के बारे में और वहाँ पर। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जी हां, जिसको लेकर अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मीडिया से बात करते हुए खेल निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा है कि नेशनल गेम्स को लेकर सब फाइनल है। 28 जनवरी से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। गेम्स के कैंप लगभग संगठन के सहयोग से अलग अलग लोकेशन पर डिफाइन किए गए हैं। नेशनल गेम्स को लेकर डेट्स हमारा फाइनलाइज है। 28 जनवरी से हम लोग इसका प्रारंभ कर रहे हैं और जो IOA द्वारा जो हमारे गेम्स तय हुए हैं उस गेम्स का कैंप हम लगभग हमारा शुरू हो गए हैं। एसोसिएशंस के सहयोग से हम लोग इनको अपने गेम्स अलग अलग लोकेशन हमने डिफाइन करी है जहां हम वेन्यूज़ पे हम इनका नेशनल अपना उत्तराखंड की टीम का कैंप लगा रहे हैं। साथ ही बात करें जो वेन्यूज़ हैं, इसके अलावा जो हमारे 5 लोकेशन हैं उन वेन्यूज़ में भी काम पूर्ण होने की स्थिति में है। और जैसे जैसे खेलों के DOC आ रहे हैं हर एक एसोसिएशन के द्वारा नामित, तो उनके द्वारा कुछ माइनर चेंजेस, माइनर चीज़ें बताई जाती हैं गेम्स के आयोजन में जो आसानी रहे, तो उस चीज़ को हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वी आर रेडी, हम तैयार हैं। और अब बात मसूरी की। मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग में मसूरी कैंपटी बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने सड़क के बीचों बीच डिवाइडर लगाए जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है। जी हां, इस मौके पर स्थानीय लोग सड़क पर बैठ गए और नेशनल हाईवे पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की है और इस दौरान सड़क पर जाम भी लग गया। आपको जानकारी दे दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय राजमार्ग के अधिकारी बिना स्थानीय लोगों के सुझाव लिए मसूरी में अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, जिससे जनता को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। राजमार्ग के मुख्य चौक चौराहे पर बीचों बीच डिवाइडर लगा दिया गया है, जिससे एक तरफ पार्किंग है तो दूसरी तरफ दुकानें हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। वहीं दुकानदारों के व्यापार पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। मसूरी प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये एक ज्वलंत उदाहरण उसका आपके सामने है। इसके अलावा मसूरी में पार्किंग के टेंडर भी जो है बिना लोकल पब्लिक का ध्यान रखे हुए जो उन्होंने दे दिए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग अलग है, व्यापारियों की दुकान अलग है और होटल के रास्ते, ये लोकल चौराहा है। लोकल चौराहा, 4 तरफ इसका रास्ता है और यहाँ से सारी की सारी लोगों को असुविधा हो रही है। इन डिवाइडर को तत्काल रूप से हम मांग करते हैं कि हटाया जाए और जो भी काम यहाँ के प्रशासन कर रहा है उसमें स्थानीय लोगों की सहमति, उनका विचार विमर्श जरूर किया जाए ताकि स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान भी रखा जाए। जनता के विपरीत होकर, जनता के विचारों के विपरीत होकर निर्णय लेगा तो आम जनमानस सड़कों पे आएंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तो व्यापारी सड़कों पर आएंगे। किसी भी निवासी का, किसी भी होटेलियर का, किसी भी नागरिक का उत्पीड़न होगा तो समूचे रूप में, सामूहिक रूप में सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन को जागरूक करेंगे कि इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेगी, इस प्रकार का दबाव नहीं चलेगा। ये डिवाइडर जहां लगे हैं वहां पर दोनों तरफ दुकानें हैं, एक तरफ पार्किंग, एक तरफ दुकानें हैं, होटल का रास्ता जाता है और ऐसे में डिवाइडर लगाना ये सुनिश्चित करता है कि अत्यधिक जाम की स्थिति बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में परेशानी होगी, पर्यटकों को परेशानी होगी, व्यापारियों का नुकसान होगा और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और अगर 2 दिन में ये डिवाइडर नहीं हटे तो हम सामूहिक रूप से इन डिवाइडर को हटा देंगे। क्योंकि एक मानक होता है डिवाइडर कहाँ पर लगाया है, नेशनल हाईवे रोड मानते हैं, मगर नेशनल हाईवे रोड के डिवाइडर जो लगा दिया तो टूरिस्ट कभी भी वाहन के लपेट में आ सकता है, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। कि एक नई परंपरा यहाँ पे शुरू हो गई है। पहले क्या होता था कि कोई भी डिसीजन मसूरी में के हित में लिया जाता था तो उसमें समस्त मसूरी वासियों को, मसूरी की संस्थाओं को विश्वास में लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि रातों रात हर सब डिसीजन हम पे थोप दिए जा रहे हैं। कहीं पे डिवाइडर लग रहा है, आम जनमानस
कस्टमर्स को बैरियर में दिक्कत हो रही है, रात के 12 बजे तक का समय कर दिया गया है और अन्य कई ऐसे डिसीजन हैं जो प्रशासन अपनी मर्जी से ले रहा है, जिसके लिए हम प्रशासन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे और उनको एक चेतावनी भी देना चाहेंगे कि देखिए, अगर इस तरह से मसूरी में नहीं चलेगा, अगर यदि मसूरी का हित के लिए सोचना है तो आपको मसूरी के सभी स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और यदि प्रशासन नहीं मानता है तो फिर हम उसके लिए उग्र आंदोलन भी हम करेंगे। और उत्तराखंड की खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। स्वच्छता के बारे में कहेंगे, उन्होंने उसकी भी चर्चा कम की, क्योंकि वे जहां से आए थे वहां पे उनको स्वच्छता का वो मानक देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने एक बात की चर्चा जरूर की। वे कहते थे साहब, पहले की तुलना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी भी है, स्वच्छता पहले की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वह पुलिस का व्यवहार देखने को मिला है। यानी अगर ये कॉमन मैन इस बात की चर्चा करे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा है, तो मुझे ये लगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं पुलिस की छवि को गढ़ने के लिए, प्रदेश की छवि को दुनिया के अंदर बेहतर बनाने के लिए, वास्तव में हमारी ये साधना अच्छी दिशा में बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे 2019 के प्रयागराज कुंभ में, और उनके मन में इन तीनों बातों का गहरा असर गया था, क्योंकि ज्यादातर वो भारतीय थे और भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे, उसमें भी ज्यादातर उत्तर भारतीय थे। उन लोगों को यहाँ की स्वच्छता, सुव्यवस्था तो पसंद आई, उन सब ने तारीफ की थी पुलिस की व्यवहार की भी, और पुलिस के व्यवहार सबसे पहले मैं आपका आह्वान करूंगा कि पुलिस का वह व्यवहार बेहतरीन हो, अच्छा हो, इसके लिए पुलिस को अपने आप को तैयार करना। उसके लिए पुलिस को वह समय गया जब ब्रिटिशर थे, विदेशी हुकूमत की पुलिस के रूप में पुलिस को व्यवहार करना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। आप चलिए अब आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, मौसम विभाग ने 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश और 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में बारिश नहीं होने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। देखिए, 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। जबकि जो 8 तारीख को खास करके ये एक्टिविटी जो है दोपहर बाद शुरू होने की संभावना है उत्तराखंड में और 9 तारीख तक चलेगी। तो इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और अब आगे बढ़ते हुए बात रामनगर की कर लेते हैं। रामनगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस को 6 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है।
देहरादून में ब्राह्मण समाज उत्थान समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद ने महामंत्री उमा नरेश तिवारी ने बताया है कि 10 दिसंबर को रेंजर ग्राउंड से आक्रोश मार्च प्रारंभ होगा, जिसका समापन डीएम कार्यालय तक होगा। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में पिछले 4 महीने में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले में बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं ने भारतीय हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। आपको ये बता दें कि बांग्लादेश में हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है और हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे भारत में आक्रोश की लहर है। देखिए, ये आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश में जो पढ़ता हूँ, सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का, जूतों का बहुत भारी काम वहाँ से होता था और पूरे विश्व में वहाँ से मान जाता था। और किसी ना किसी वजह से मानव अधिकार कहो, आप हिंदू मुस्लिम कहो, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समाज का ही वर्ग है। हम खुद, हमारे परिवार, बच्चे, हम समाज में ही रहते हैं, तो हम समाज के लिए अगर कोई चीज़ है तो उसे व्यापारी भी को भी सबसे पहले हिट करते। हमारे लिए व्यापार बाद में, पहले समाज है, पहले अपना समाज में जो हो रहा है तो उसमें हमारा तो यही है कि देखिए, हमारा तो निवेदन है, भीड़ का तो आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कि जिस तरह का आयोजन है और जो भूमिका है, जो विषय है, उसके लिए तो मेरे को लगता है कि संख्या क्या असंख्य लोग आने चाहिए और आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर 10:30 बजे रेंजर ग्राउंड से ये आक्रोश मार्च प्रारंभ। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।